जहाँ लड़की हिंदू की होगी हाँ वहीं ये मुकदमा दर्ज होगा, हाँ। जहाँ मुस्लिम की होगी नहीं हो रहा, कोई कर ही नहीं रहा। नहीं कर नहीं रहा है, या देखिए या कोई केस नहीं है, दोनों में अंतर है ना, ये भी तो हो सकता है। केस नहीं, इतने सुनिए हैं। मैं कह रहा हूँ, एक हो रहा है आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी अगर लड़की हिंदू है तब मुकदमा दर्ज हो रहा है, हाँ? मुसलमान कोई लड़की है तो मुकदमा दर्ज नहीं हो। मैं कह रहा हो सकता है कोई केस ना हो, उसमें केस ज्यादा हो, ये भी तो हो सकता है, दोनों केसेस है। नहीं अखिलेश जी आप घुमा रहे हैं। मैं घुमा नहीं रहा हूँ सर, आप पॉइंट समझिए। आप कह रहे हैं कि क्योंकि अरे आप एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मगर दूसरा एंगल तो देखिए। आप भी जानते हैं जो हो रहा है, मैं भी जानता हूँ, और लोग भी जानते हैं। किसी भी कानून को हम हिंदू मुसलमान के एंगल से देख क्यों रहे हैं? कानून बढ़ तो रहे हैं। कानून तो कानून है ना। अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर कोई मुस्लिम से हिंदू जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है या धोखा देकर के कन्वर्ट कर रहा है तो गलत है। जिन लोगों को सांस लेने की परमिशन नहीं है वो लोग जबरदस्ती कर लेंगे। कानून तो ये नहीं कह रहा ना कि नहीं ये इसके है, ये इसका है, इसके पक्ष में उसके पक्ष में। भाई वो बताइए ना आप, 10 साल की सजा दी, उस आजीवन में लेके केस कितने आए हैं जबरदस्ती के? अब कोई करने के लिए डरेगा ना सर, कानून का डर ही तो है कि जो इंसान जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है सर, हेलमेट लगा के नहीं जा रहा है, उसको पता है कि आगे जो चेकिंग होगी और इसलिए वो हेलमेट लगाएगा सर, तो डर तो होना चाहिए ना उस कानून का। हेलमेट का डर नहीं है, वो पुलिस का डर नहीं है, वो जो वो 8,000 रुपए के चालान काट रहे हैं उसका डर है। हाँ तो 8,000 रुपए वो जो वो 1,000 और 1,500 रुपए नकद दे रहे हैं उसका डर है। हाँ तो सर अगर 10,000 रुपए अगर कटेंगे, वो उसका डर है। 10,000 रुपए कटेंगे, 1,000-2,000 रुपए देने पड़ेंगे, दोनों कंडीशन में डर तो है ना सर। उनकी जगह में होता 10 मिनट का केस है, 10 मिनट। इतने बड़े आंदोलन कराने की आवश्यकता नहीं। अगर एक केस की सीबीआई इंक्वायरी हो ही जाएगी, क्या प्रक्रिया होगा, क्या हो जाएगा? आपने कहा था कि इस आंदोलन से कई नेता निकल करके आएंगे, कई लोग विधायक बनेंगे। बॉबी पवार की बात कर रहे हैं आप, त्रिभुवन चौहान की बात कर रहे हैं आप, या बेरोजगार संघ के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, या फिर यूकेडी के और नेताओं की बात कर रहे हैं? देखो मैं समझता हूँ जो यूकेडी के नेता भाषा बोल रहे हैं वो इस प्रदेश के हित में नहीं है। तो यूकेडी के लोग ही तो समर्थन दे रहे हैं पूरा। समर्थन कौन दे रहा? जो भाषा बोल रहे हैं, मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। वो विरोध रहा हो, उसका लाभ आपको मिला हो, और अब वो शायद विरोध शांत हो गया हो, अब उसका लाभ उनको फिर दोबारा मिल सकता हो। देखो इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। जो मेरा विरोध है वो कितना होगा, संजय अपने विरोध कितना शांत कर पाएगा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम हैं लक्सर विधानसभा में और लक्सर विधानसभा के विधायक शहजाद जी हमारे साथ हैं। चूँकि अब जो है 27 को लेकर के हर कोई तैयारी कर रहा है, कुछ हो भी रहा है तो भी उद्देश्य 27 है। मतलब अगर कोई नेता अगर आज के डेट में बाहर निकल जाए तो सीधा पूछा जा रहा है भैया चुनाव लड़ने वाले हो क्या? लेकिन विधायक शहजाद जी तो अब ऑलरेडी विधायक हैं, 27 की तैयारियाँ जोरों शोरों पर हैं। और ख़ास तौर पर कोशिश यही है सबकी कि विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो हटे और विपक्ष जो है सत्ता में आ जाए। तो जैसे अभी जो सिनेरियो चल रहा है विधायक जी, आपका स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ कि जो सिनेरियो है ना, आपको लगता है कि विपक्ष जो है सत्ता में आने की संभावनाएं रख पा रही है फिलहाल किस कंडीशन में? देखिए अगर विपक्ष सत्ता में नहीं आ पा रहा तो उसके लिए विपक्ष ही जिम्मेदार होगा। आज जमीन पे मुद्दे अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण, इनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। अब मैं समझता हूँ कि विपक्ष को संघर्ष करना चाहिए और वो अगर करेगा तो निश्चित तौर पे सत्ता में। चूँकि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने ये कह दिया था कि अब हम हरीश रावत जी के पांव भी पकड़ लेंगे अगर सरकार को लेकर आना हो, और मैं समझता हूँ कि हरीश रावत जी प्रीतम सिंह जी का लड़ाई रहती थी, अब वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ प्रीतम सिंह जी आगे आ जाएं। तो अब तो एकजुटता आपको दिख रही है और वो एकजुटता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूज़ होगा तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो सकता है। मैं समझता हूँ ये मुद्दा तो कांग्रेस का अंदरूनी मुद्दा है। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का विधायक हूँ। अरे लेकिन आप तो खुले तौर पर आप विचार रखते हैं ना। कांग्रेस की अंदरूनी विषय पर मुझे विचार नहीं रखने चाहिए। चलिए जो आपने विचार रखे तो उसी विचार पे बात कर लेता हूँ। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि ये जो है नट बोल्ट छिन्नी हथौड़ा पिलास सबकी बात कर ली थी आपने, नट बोल्ट टाइट किए जा रहे हैं मुसलमानों के और ये नट बोल्ट टाइट करने का काम किया जा रहा है, वास्तविकता ये? हाँ
ऐसा क्यों? बड़ा अत्याचार है। नहीं, अत्याचार किस हिसाब से आपको लग रहा है? देखो, यहाँ मैं समझता हूँ कि जो कानून है उसके 3 दायरे हो गए। एक कानून वो है जो सत्ता पक्ष के लिए है, कुछ कर लो कुछ नहीं होना। एक कानून वो है जो आम शहरी के लिए है, और एक कानून वो है जो मुसलमान के लिए है। तो कैसे, मतलब जरा आप इसको डिफाइन कीजिए ना। Define- कोई नहीं, कोई डेटा लेकर के या कोई विषय लेकर के आप बताएंगे तो भाई हाँ इनके लिए यही है, इनके लिए ये है। वो समय डिफाइन करूँगा, आप मुझे मौका दें। जी बताइए। आप अभी ताज़ा मुद्दा ले लीजिए, जो पेपर लीक का मुद्दा है, उसमें एक सुल्तानपुर निवासी खालिद मलिक जी। उसकी 2 बहनों के नाम आए। एक बहन शायद उसकी जेल भेज दी गई। मैन एक्कोज आप खालिद को मान रहे हैं? नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हो सकता है बड़ा नेक्सस हो, बड़े लोग हो, अलग आप विषय। खालिद को मान रहे हैं। आपने देखा होगा, कल मैं फोटो देखा है, उस कमरे में 24 कुर्सी थी। जो खालिद की कुर्सी थी वो कुर्सी अलग थी, लगी हुई थी, उसका रंग अलग था। 23 कुर्सियों का रंग अलग था। ये जांच का विषय है, जांच में आया है, जांच में पेपर में भी आया, व्हाट्सएप पे भी आया है। जिसने उसके लिए स्पेशल कुर्सी लगाई, निशानदेही करी, जैमर बंद किए, जैमर नहीं थे वहां से, सुरक्षा हल्की की है, वो एक आदमी ने कर दी। नहीं, यहाँ से कियान तिवारी साहब थे, उनको भी हटा दिया, रेस्ट्रिक्टेड किया गया, आपको पता होगा, जो अधिकारी थे यहाँ पे। तो सरकार तो जिस व्यक्ति को पा रही है, जो सजा देनी सजा दे रही है। अब इस सजा देने में भी आप कह रहे हैं कि नहीं मुसलमान के लिए अलग सजा हो गई और हिंदू के लिए अलग सजा हो गई। भाई देखो, ये तो मसला है, आप अपने हिसाब से सोचेंगे, मैं अपने हिसाब से सोचूंगा। तो आप अपने राजनीतिक लाभ के हिसाब से सोच रहे हैं ना? नहीं, मैं राजनीति नहीं करता इस मुद्दे पे। अगर धामी की जगह, धामी 2 बार के विधायक थे, सीएम बन गए, तीसरी बार लड़ा, हार गए, फिर सीएम बन गए। उनकी जगह में होता 10 मिनट का केस है, 10 मिनट। इतने बड़े आंदोलन कराने की आवश्यकता नहीं थी। जो भी ये बेरोजगार संघ है, मैं समझता हूँ आज भी बहुत देर नहीं हुई है। करेक्ट है। सीएम धामी को बुलाना चाहिए, उनके 10-20 लोगों को फर्स्ट क्लास चाय पिलाए। इतनी ही देर लगाए जितनी देर आदेश होने में लगती है। अगर एक केस की सीबीआई इंक्वायरी हो ही जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या हो जाएगा? अनेक केस हो रहे हैं प्रदेश में, एक ही कहाँ तक वो हो जाएगा कि भाई ये केस सीबीआई चल गया तो भाई यहाँ की जो कानून व्यवस्था उससे खिलवाड़ हो जाएगा। कानून व्यवस्था है कहाँ? तो बताओ, आपके हिसाब से ये है कि धामी जी को ये बात मान लेना चाहिए कि सीबीआई जांच करा देना चाहिए और पूरे मसले को समाप्त कर देना चाहिए? आप 2 चीज सोचिए, जो बेरोजगार संघ है उसे बेरोजगार संघ हटा दीजिए, वो देश का भविष्य भी है, वो यूथ है, उसे इतना अग्रेसिव होने का मौका क्यों दे रहे हो आप? जो 21 तारीख की शाम से वो अब तक बैठा है धरने पे, आज 27 होगी, 6 दिन हो गए, और ये पूरे प्रदेश में हो अल्लाह मच रहा है। क्या सीएम धामी को ये करने देना चाहिए उन्हें? मैं तो कह रहा हूँ उनकी जगह में होता, वहां बीच में जाता, उनके आदेश लेकर जाता। ले, तुम कह रहे हो सीबीआई मतलब सीबीआई, सीबीआई मतलब सीबीआई, तुम्हारी मान ली, जाओ पढ़ाई का ध्यान दो और री एग्जाम भी करा लो। क्या बिगड़ता है? लेकिन जब सरकार ये कह रही है कि देखिए पेपर लीक का कॉन्सेप्ट जो सीएम धामी जी ने जो कहा कि पेपर लीक वो होता है कि जैसे जब परीक्षा होने वाली हो और उसके पहले पेपर सारे सेट, जैसे A B C D 4 सेट होते हैं किसी भी प्रश्न पत्र, मतलब जब भी एग्ज़ाम होता है 4 सेट होते हैं,
चार सेट जब गायब होता है तब पता होता है कि हाँ नंबर ए सेट तुम्हारे पास गया, बी सेट तुम्हारे पास गया, सी सेट चला गया है, और तब वो नकल कराने की जो प्रैक्टिस या पैटर्न्स होता है वो सेट हो जाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति खाली मान लीजिए कि फ़ोटो लेता है और भेजता है, भेजने के बाद तो एक व्यक्ति के नकल करने की संभावनाएं हैं, कोशिश है, ना कि एक मास लेवल पर पेपर लीक का प्रकरण है, ऐसा धामी जी का जो कहना है। ठीक है, हाँ, धामी जी कह रहे हैं हमारे प्रदेश का भविष्य संघर्ष में है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर पेपर दोबारा भी हो जाए तो जो पढ़ने वाला होगा, जो टैलेंटेड होगा, वही तो आएगा। जो कमी रही है अगली बार या अन्य परीक्षाओं में और शक्ति बढ़ते, वो कमी ना रहे। देखो ये 13 जिलों में से 12 जिलों में संघर्ष है। हरिद्वार में भी हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर है। जो यहाँ का यूथ है जी, वो चाहता है कि हम आगे आए, इसमें संघर्ष करें, लेकिन इसे राजनीतिक रंग देना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन यही चीज़ आप कह रहे हैं कि आप राजनीतिक रंग देना नहीं चाहते। आपको लगता है कि इस आंदोलन में को राजनीतिक रंग देना उचित है या अनुचित है? नहीं, देखिए देश के और प्रदेश के भविष्य का सवाल है। जो बच्चे हैं वो हमारे राग के ही है, वो धामी जी के भी हो सकते हैं, धामी जी के बहुत नजदीक वालों के भी हो सकते हैं, सामाजिक दायरा है, बिल्कुल कोई भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी कोई मसला इतना बड़ा नहीं है। जो उनकी मांग है मान करके आंदोलन खत्म कराना चाहिए। मतलब जितनी जल्दी उनकी बात मान ली जाए और मान करके आंदोलन समाप्त करा लिया जाए। अब तक मान लेनी चाहिए थी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब जो है ये बताइए इन सब चीज़ों का इफेक्ट भी पड़ने वाला है फिर सरकार के ऊपर? 101%। इस संघर्ष से कई नेता उभर का है, कई नेता निकल का है। नेता निकल कर यूकेडी सबसे अधिक उसके अंदर इन्वॉल्व है, कांग्रेस उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है। कांग्रेस के कुछ नेता जा रहे हैं वहाँ पर, भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ जो है अलग अलग नेता उत्पन्न तो खैर होंगे ही होंगे, है ना? मैं समझता हूँ फायदा इसका इस पूरे आंदोलन से किस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे अधिक फायदा मिलेगा? देखो मैं समझता हूँ जो यूकेडी के नेता भाषा बोल रहे हैं वो इस प्रदेश के हित में नहीं है। तो यूकेडी के लोग ही तो समर्थन दे रहे हैं पूरा। समर्थन कौन दे रहा? जो भाषा बोल रहे हैं, मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। हाँ। वो पहाड़ मैदान की बात कर रहे हैं, संघर्ष की बात कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ का दरोगा था, हाँ, उसके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया, बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो क्या ये प्रदेश हरिद्वार वालों का नहीं है? क्या हमें यहाँ रोजगार करने का अधिकार नहीं है? लेकिन यूकेडी तो साफ तौर पर, यूकेडी के जो नेता वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह जो है उत्तराखंड हमारा है, मूल पहाड़ियों का है ना? जो पहाड़ मूल के हैं उनका है, और जो लोग यहाँ पर आकर के बदमाशी करेंगे और अपना रौब जमाने की कोशिश करेंगे उनको जो है नारसन बॉर्डर तक छोड़ कर आएंगे। नहीं, नारसन बॉर्डर पे वो क्यों छोड़ रहे हैं? वो बॉर्डर की बात करें तो फिर तो उसकी करनी चाहिए शांति कुंज की। नारसन बॉर्डर तो हमारा है। अच्छा, उस आप मान रहे हैं? आप मान रहे हैं कि आपका बॉर्डर ये है? भाई उनकी भाषा का जो है, हाँ। उनकी भाषा में ही जवाब है ये। उनका बॉर्डर शांति कुंज हो सकता है, नारसन बॉर्डर तो हमारा है हरिद्वार वालों का। वो हम हरिद्वार से बाहर कैसे कर देंगे? हम क्या हो जाएंगे? क्या हम होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं समझता हूँ कि जो यूकेडी की हाईकमान है उसे इस पर सोच विचार करके बात करनी चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल का मूल उद्देश्य ये भाई उत्तराखंड क्रांति के लिए, मतलब उत्तराखंड के बनाने के लिए जितने लोग मिले जुटे एक साथ हुए, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी नहीं है उनका उत्तराखंड नहीं है उनके लिए। नहीं तो हमें क्यों लिया है इसमें? उधम सिंह नगर या हरिद्वार को क्यों लिया है? अगर ये शामिल होगा, अब हम भी उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड के ये जितना उनका उत्तराखंड है उतना ही हमारा भी उत्तराखंड है। अगर उनके बच्चों को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को भी रोजगार मिले। ये उत्तराखंड सबका है। अगर हरिद्वार ना हो, उधम सिंह नगर ना हो, तो कहाँ वो ब्लैक मनी की जमीन ने यहाँ खरीद रहे हैं, उधम सिंह नगर में खरीद रहे हैं। उनकी सबकी कोठियाँ नीचे बन रही है, वो कैसे बनेंगी? वो कहाँ से बनेंगी? यहाँ जहाँ भी आप देखोगे गंगा की चारों तरफ हरिद्वार में उत्तराखंड वालों की जमीन है, पहाड़ वालों की जमीन है, होगी है। हमारे लोग तो पैसे के लालच में जमीन बेच रहे हैं। तो भाई ये कोई मसला जो वो उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ
कि हो सकता है उन्हें इसका लाभ हो, राजनीतिक लाभ हो, राजनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें ये मसला नहीं उठाना चाहिए। हम उत्तराखंड सबका है। चलिए, सबका है। आपने कहा था कि इस आंदोलन से कई नेता निकल करके आएंगे, कई लोग विधायक बनेंगे। बॉबी पवार की बात कर रहे हैं आप, त्रिभुवन चौहान की बात कर रहे हैं आप, या बेरोजगार संघ के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, या फिर यूकेडी के और नेताओं की बात कर रहे हैं? नहीं, यूकेडी तो पहले ही 2002 में उनके 4 विधायक थे। 2007 में उनके 2 विधायक आए और 12 में उनका विधायक नहीं आया। तो वो चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस सुधारना। तो अब लगता है इस बार की अब तो यूकेडी की संख्या बढ़ सकती है। यूकेडी में मुझे ये लगता है कि उन्हें इस भाषा का इस्तेमाल करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनका अरे लेकिन हर किसी का अपने अपना राजनीति करने का तरीका है। आपका कुछ और हो सकता है, जैसे आपने बोल दिया कि भाई मुसलमानों को नट बोल्ट टाइट किए जा रहे हैं, आपका अपना राजनीतिक लाभ अलग तरीके से है, उनका राजनीतिक लाभ ये हो सकता है कि भाई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप ये देखेंगे यूसीसी है, 1 साल में 2 बार दूसरे मुद्दे हैं, 1 साल में 3 बार। जब भी सदन आएगा, जब भी सदन आउट होगा, सदन चले या ना चले, मुस्लिम के खिलाफ एक एक्ट बन जाता है। एक ही बार कर लो ना जो करना है, एक ही बार कर लो ना। हर बार जो है क्यों करते हो हर बार आप? इसका मतलब तो आपका दिमाग बराबर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। हर बार क्यों करने की नौबत आ रही है? हर बार क्यों कर रहे हो? तो हो सकता है कि कभी कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम देख रहे होंगे, तब जाकर के वो चीजें रिवर्ट हो रही होगी, ये भी तो हो सकता है। नहीं। हाँ भाई, जैसे देखिए, मान लीजिए कार्यकाल है, समय है, संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए, तो संशोधन करने का पैटर्न क्या था कि हमने यहाँ से यहाँ तक यात्रा तय कर ली। अब हमने देखा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या, अब इस प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए फिर हमने उसमें कुछ अमेंडमेंट किया, कुछ संशोधन किया। तो हो सकता है कि जो सरकार इस समय कर रही है, देख रही होगी सरकार का, अच्छा अब लगता है ये प्रॉब्लम आ रही, इसका सलूशन ये है, इसका प्रॉब्लम आ रही, इसका सलूशन ये है। अब ऐसा थोड़ी लिखा जा रहा है यूसीसी है तो नहीं मुसलमानों के खिलाफ है, अब कोई कहा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ है। ये है कि ये एक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है ना। धारणा कौन बना रहा है? बीजेपी और सीएम बना रहे हैं। तो धारणा जो मुस्लिम लीडर्स है वो नहीं बना रहे। वो तो अपना, हम भी हैं, हम तो नीचे बैठे हुए हैं, जो तुम्हें करना कर लो। नीचे बैठने का मतलब भाई पीड़ित हैं, हम नीचे बैठे हैं। हाँ। जो तुम्हें करना कर लो, जो हमारे ऊपर को गुजरना है गुजर जाओ, हम कुछ नहीं बोल रहे। एक काम तो बताए सीएम जो पूर्ण किया हो, एक केस बताए सीएम। अब धर्म परिवर्तन में वो ले आए आजीवन कारावास, ले आए ना। वो धर्म परिवर्तन सिर्फ महिलाओं के मामले में क्यों दर्ज हो रहा है? अगर कोई कहीं महिला किसी के प्यार में आकर के, उसमें आकर के 2 साल 3 साल 6 महीने 8 महीने उसके साथ रह रही है और उससे शादी भी कर रही है, कितनी बार उससे बच्चा भी पैदा हो रहा है, फिर कह रही है मुझे तो इसने नाम सोनू बताया था, इसका नाम तो अखिलेश है। ये क्या भाई? ये क्या है? ये जहां लड़की हिंदू की होगी वहीं ये मुकदमा दर्ज होगा, जहाँ मुस्लिम की होगी नहीं हो रहा, कोई कर ही नहीं रहा। नहीं कर नहीं रहा है, या देखिए, या कोई केस नहीं है, दोनों में अंतर है ना, ये भी तो हो सकता है। केस इतने हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूँ एक हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी अगर लड़की हिंदू है तब मुकदमा दर्ज हो रहा है, हाँ? मुसलमान कोई लड़की है तो मुकदमा दर्ज नहीं हो। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कोई केस ना हो, उसमें केस ज्यादा हो, ये भी तो हो सकता है, दोनों केसेस है। नहीं अखिलेश जी आप घुमा रहे हैं। मैं घुमा नहीं रहा हूँ सर, आप पॉइंट समझिए। आप कह रहे हैं कि क्योंकि अरे आप एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मगर दूसरा एंगल को देखिए। चलिए आप नया मुद्दा लीजिए। सर मुद्दे की अभी सीएम साहब आए थे, मैं तो सर जनरल बात कर नहीं, अब मैं इस पर जो बोल रहा हूँ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ सर। दोनों एंगल हो सकता है। हम किसी कानून एंगल नहीं है, आप भी जानते हैं जो हो रहा है, मैं भी जानता हूँ, और लोग भी जानते हैं। किसी भी कानून को हम हिंदू मुसलमान के एंगल से देख क्यों रहे हैं? कानून तो कानून है ना। अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मुस्लिम से हिंदू जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है, या धोखा देकर के कन्वर्ट कर रहा है, तो गलत है। जिन लोगों को सांस लेने की परमिशन नहीं है वो लोग जबरदस्ती कर लेंगे। सांस लेने की कैसी बात कर रहा सर आप? फिर अब ये स्टेटमेंट आपको नहीं जा रहा अगेंस्ट में कि नहीं सांस लेने की परमिशन मुसलमानों को नहीं है? मैं कह रहा हूँ जिन लोगों को सांस लेने की परमिशन नहीं है, जो अपना जल्लूस नहीं निकाल सकते, जो अपने आर्य दे के लिए आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकते, उन पर लाठी चार्ज हो रहा है, वो लोग जबरदस्ती कर लेंगे दरिप पर तोड़ने के लिए।
कर लेंगे? नहीं मैं नहीं कर सकते। मैं देखिए नहीं कर सकते। व्यक्तिगत तौर पर मैं ओपनली कह रहा हूँ कि भाई अल्लाह मोहम्मद करके आपको जुलूस निकालना है, कुछ भी निकालना है, निकालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें हो रहा है तो उसमें वो केसेस है, उसमें दर्ज होना चाहिए, केसेस दर्ज होना चाहिए हर चीज़ पर। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि जब कोई कानून बन रहा है सर, कानून तो ये नहीं कह रहा ना कि नहीं ये इसके है, ये इसका है, इसके पक्ष में उसके पक्ष में। भाई वो बताइए ना आप। हाँ। 10 साल की सजा थी, हाँ। उस आजीवन में लेके। हाँ। केस कितने आए हैं जबरदस्ती के? सब जबरदस्ती केस आए, कितना अलग चीज सर। कानून बन गया, अब कोई करने के लिए डरेगा ना सर। कानून का डर ही तो है कि जो इंसान, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है सर, हेलमेट लगा के नहीं जा रहा है, उसको पता है कि आगे जो चेकिंग होगी और इसलिए वो हेलमेट लगाएगा सर। तो डर तो होना चाहिए ना उस कानून का। हेलमेट का डर नहीं है, वो पुलिस का डर नहीं है, वो जो 8,000 रुपए के चालान काट रहे हैं उसका डर है। हाँ तो 8,000 रुपए वो जो 1,000 और 1,500 रुपए नकद दे रहे हैं उसका डर है। हाँ तो सर अगर 10,000 रुपए अगर कटेंगे, वो उसका डर है। 10,000 रुपए कटेंगे, 1,000-2,000 रुपए देने पड़ेंगे, दोनों कंडीशन में डर तो है ना सर। आप अखिलेश जी बात को सही समझिए, आप समझ रहे हैं इसीलिए हंस रहे हैं। अभी सीएम साहब आए हरिद्वार, नाम को ठीक है, उनका बयान में देख रहा था कि थूक जिहाद, लो जिहाद, लैंड जिहाद, ये फला जिहाद, पेपर जिहाद। हाँ। ये नहीं चलेगा। बोला उन्होंने। सीएम बोल रहा है कि 9,000 एकड़ जमीन हमने कब्जा मुक्त कराई। मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड के माननीय सीएम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 9,000 एकड़ जमीन आपने 5,500 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई अतिक्रमण से, उसकी लिस्ट, और जो भूमिहीन किसान है, जो भूमिहीन लोग हैं, उनके पट्टे काट कर मैं लिस्ट दे दो तो मान लेंगे वह 9,000 एकड़ जमीन है। 9,000 एकड़ जमीन बहुत बड़ी लैंड होती है, वो कोई छोटी लैंड जमीन नहीं होती है। कहाँ कब्जा मुक्त करें हम। लिस्ट आपको चाहिए? लिस्ट चाहिए हमें। और लिस्ट मिल जाए तो संतुष्ट हो जाएंगे आप? हाँ संतुष्ट हो जाएंगे। वो उसमें पट्टे, भूमिहीनों के पट्टे काट दो। नहीं मैं कह रहा हूँ ना कि अगर जो जमीन सरकारी है वो जमीन पर अधिकार उनका है, जो बिल्कुल निम्न स्तर के लोग हैं उनके पट्टे काटो आप एक एकड़ के। 9,000 परिवार तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन सरकारी जमीन तो सरकार की जमीन होगी ना सर। पहली बात तो सरकार की जमीन तो सरकार की जमीन होगी, उस पर कोई भी कब्जा करे, कोई भी कब्जा करने की कोशिश करे, की जमीन पे ही तो पट्टे कटते हैं। तो वो ये अलग। मैं कह रहा हूँ अगर आपको लिस्ट दे देती है सरकार तो संतुष्ट हो जाएंगे आप। 9,000 एकड़ हमने यहाँ से लिया है। हाँ और बस चलिए दोस्तों, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सीएम धामी जी, अगर जो है वो लिस्ट जो 9,000 एकड़ की जमीन जो है कब्जा मुक्त हुई है, अतिक्रमण मुक्त हुई है, अगर वो जो है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, वेबसाइट पर, अगर मुझे डाक से भिजवा दें। अच्छा आपको व्यक्तिगत चाहिए? मुझे डाक से भिजवा दें। मुझे देखनी है, मैं करूँगा प्रचार सीएम का। बहुत अच्छा काम किया। अगर 9,000 एकड़ जमीन उन्होंने कब्जा मुक्त कराई है तो काम हड़का नहीं है। बहुत बड़ा काम है, होनी चाहिए, कब्जा मुक्त होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये इस चीज के पक्ष में है, कब्जा मुक्त होनी चाहिए, इसमें गलत नहीं है। इसमें गलत नहीं है। जब वो 9,000 एकड़ का हम दे देंगे, 10, 20, 50 एकड़ के हम भी उन्हें कागज दे देंगे, ये भी मुक्त करा लो। अच्छा वो आप भी देंगे? हाँ हम भी देंगे। ठीक है, और दे देना चाहिए। मैं समझता हूँ देना भी चाहिए आपको। हाँ भाई। ताकि सब कुछ जो है इन सब चीजों से मुक्त होकर के सरकार के पास, सरकार की जो भूमि है सरकार को मिल जाए। सरकार को मिल जाए। गंगा की भूमि गंगा के लिए छूट जाए। हाँ। गंगा की जो जमीन है वो गंगा में छूट जाए। ये बाढ़ आ रही है, ये इसीलिए तो आ रही है कि गंगा की जमीन पर कब्जा हो रहा है। तभी तो बहुत सारे जगहों पे आपदा आई है, तो वो जगह जो है बिल्कुल समाप्त हो गए और खंडर बन गया। होता है ये। और मैं तो कहूँगा आपके माध्यम से कि भाई देखो, ये सरकार खनन की इसे बहुत प्रिय है, लेकिन खनन सिस्टम में कराए। सिस्टम में कराए। ये बिना सिस्टम के जो रातों फोकलैंड चल रही हैं, ये ना चले। दिन में फोकलैंड चले, कहाँ से उठाना है, कहाँ डालना है, कहाँ जाएगा, वो सिपाही को और उसे पता होना चाहिए। ये 24 घंटे सड़क पीट रहे हैं माइनिंग वाले, पुलिस वाले, पटवारी, एमओ, वो ना पीटे। मैं कल देहरादून गया था, मैं देखा है वहाँ फन वैली पे कि फोकलैंड चल रही है। नदी को साफ करने की बात हो रही है, लेकिन प्रॉपर नहीं हो रही है।
बताए कितने कितना उठेगा, कितनी गहरी होगी। भाई पीछे तो वो आंटी पड़ी है, अगली तरफ सारी खोद दी, किसने खोद दी है। चलिए इस पर हम आते हैं। एक बात बताइए, दो सवाल है बहुत बेसिक। उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, फिर हम लक्सर विधानसभा की बात करेंगे। उत्तराखंड में अभी जो सीटें हैं पूरा पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष की संख्या काफ़ी कम है। 27 को अगर आप देखते हैं अपने नज़रिए से तो कितनी सीटें डाउन होने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी की, एक बात, और या बढ़ने की संभावना है, और कांग्रेस की कितनी बढ़ने की संभावना, और बीएसपी की क्या कंडीशन हो सकती है फिलहाल की कंडीशन में। हो सकता है कि 6 महीने बाद ये शायद नंबर जो है वो घट बढ़ भी सकते हैं। अभी की कंडीशन क्या? देखो हम 22 में 2 विधायक जीत का आए थे। भाई हमारा एक विधायक अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी डेथ हुई है, उन्हें खुदा जतन नसीब करे। मेरा मानना है इस बार हम 4-5 हरिद्वार में जीत पाए। हरिद्वार में 4-5 बसपा की जीत पाए। 2 के अलावा कोई और सीट कौन सी समझ में आ रही है आपको? बहुत सीटें हैं, कोई नाम बता दीजिए। 2 झबरेड़ा है, बसपा के पास रही है, भगवानपुर है, आपके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है। कैंडिडेट भी नहीं है फिलहाल तो, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो तैयारी कर रहा हो झबरेड़ा में। नहीं, जो हमारे यहाँ प्रभारी तैयारी नहीं कर रहा ना सर, जो हमारे यहाँ प्रभारी लगाए हैं बहन जी ने, वो गोपनीय अभियान चला करके तैयारी कर रहे हैं। सर तैयारी गोपनीय मतलब आप सोच के देखिए ना कि इलेक्शन के समय आएंगे, झबरेड़ा में भी आएंगे, इलेक्शन के समय आएंगे कि हाँ आगे अब हमें वोट दो, हम अब ये बात बोलेंगे वो बात बोलेंगे। नहीं ऐसा नहीं, वो बराबर प्रॉपर काम कर रहे हैं। जो हमारे विजय सिंह जी हैं, उन्होंने वाम सेप से आए हैं, वो बहुत जबरदस्त पहले काम किया है, अब भी कर रहे हैं। जो हमारे पहले प्रदेश अध्यक्ष रोजमल जी, वो भी लगे हुए हैं, और लोग भी लगे हुए हैं। मुझे तो मैं अपनी इच्छा से सिर्फ लक्सर में काम कर रहा हूँ। दूसरी विधानसभा कौन सी? नहीं, सिर्फ लक्सर नहीं मतलब मैं कर भाई झबरेड़ा के अलावा दूसरी विधानसभा कौन सी जो 4 आपने जोड़ा? मैंने कहा कि जवालापुर हम जीत सकते हैं। 12 में हम 308 साल थे, जवालापुर बहुत मजबूत सीट है बसपा की। मैं वहां से 2 बार विधायक रहा हूँ, बादराबाद के नाम पर जब वो सीट थी, तो हम जीत सकते हैं। मतलब जवालापुर भी जीत सकता है। हाँ, जीत सकते हैं। अभी वो लोग कैंडिडेट होंगे, वो मैदान में उतरेंगे बाद में। कैंडिडेट जो आपके होंगे वो बाद में मैदान में उतरेंगे। कैंडिडेट तो सभी के बाद में उतरते हैं ना, बहुत से लोग हैं तो तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप हैं मान लीजिए अपनी विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, या आपके अब देखिए संजय गुप्ता जी भी हैं, वो भी अब जो है यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। सीएम धामी जी भी यहाँ आए हुए थे कार्यक्रम में। देखो आते रहते हैं, वो सत्ता के लोग हैं, सत्ता के लोग हैं। सत्ता के लोग ज्यादा उछल कूद मचाते हैं, जो विपक्ष के होते हैं चुपचाप तैयारी करते हैं। अच्छा, सत्ता के लोग ज्यादा उछल कूद करते हैं, हाँ? ज्यादा उछल कूद, और विपक्ष शांति से बैठा रहता है, शांति से काम करता है, तभी तो परिवर्तन आता है। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर सरकार और सत्ता आपकी रहेगी तो आप भी उछल कूद ज्यादा करेंगे, काम कम करेंगे? करना पड़ते हैं, मजबूरी है, उछल कूद करना पड़ता है सत्ता में। अच्छा ठीक हो गई बात। मतलब मैं कभी सत्ता में नहीं रहा, हाँ। सत्ता के करीब नहीं रहा, हमेशा 2 बार पहले विधायक रहा हूँ, तीसरी बार अब हूँ। लेकिन जो मेरी भूमिका सदन में रहती है, उसमें बेबाकी के साथ रखता हूँ, जनता की समस्या रखता हूँ। आपसे बात हो रही है, मैं कोई उसकी बात नहीं कर रहा, बेबाकी से ही बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं आपको पता है हम भी बेबाकी से ही रखने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, मुख्यमंत्री हमारा धामी है, मुख्यमंत्री तो मेरा भी है, मैं सदन का सदस्य भी हूँ, ना भी हूँ तो भी मेरा मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री की जहाँ तक व्यक्तिगत बात है, मैं बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ, लेकिन वो जो है उसकी दोस्तों की एक लॉबी है, दोस्तों की जो लॉबी है, हाँ। वो दोस्ती निभा नहीं जानता है, और उस लॉबी के चक्कर में ही वो थोड़ा। दोस्ती तो आप भी निभाते हैं, वहां पर मत आइए वरना मैं फिर दोस्ती पे ही जाऊंगा, बहुत सारे मसले, बहुत सारी बातें शुरू हो जाएंगे। नहीं, दोस्ती तो आप भी निभाते हैं। हम कभी सत्ता में नहीं रहे, ठीक है, हम कभी सत्ता में नहीं रहे, इसलिए फायदा ले नहीं पाए, दे नहीं पाए। नहीं, फायदा लेने देने के लिए हमारी दोस्ती नहीं है। हमारी दोस्ती में कभी खनन आड़े नहीं आया, हमने नहीं किया। उसके दोस्त हैं जम का खनन कर रहे हैं, चाहे वो उधम सिंह नगर में हो, चाहे वो हरिद्वार में हो।
चलिए वही मैं दोस्ती बनाओ, वरना फिर सारे डिस्कशन अलग लेवल पे अलग। मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड में आपके भाजपा के जो सीटों की बात कर रहा था अभी आपने, देखो भाजपा साहब कितना डाउन हो सकता है मतलब आपके हिसाब से? अरे विपक्ष में आप सारी बातें, आप जब निगेटिव चीज देख रहे थे तो देख रहे होंगे कितना डाउन हो सकता है। जो आज हालात हैं, अभी 1.5 साल है, अभी तो 1.5 साल है, अभी तो वक्त है। अभी 1.5 साल आज के हालात में क्या है? आज के हालात में अगर चुनाव आज हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जीत लूंगा, बीजेपी को बहुत बड़े लाले पड़ जाएगा। पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, पूरा उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। कितनी सीटें डाउन हो जाएंगी, मैं तो कहना चाह रहा हूँ। देखो सीटें डाउन करने की बात मैं आज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आज ये बात कर सकता हूँ कि लाले पड़ जाएंगे, लोग भगाएंगे। आज जितनी हालात बदतर जमीन पे हैं उसका आप अनुभव नहीं कर सकते। आप भी किसी दिन बिना कैमरे के जनता के बीच बैठो और तब देखो जमीन पर हालात क्या है, भ्रष्टाचार कहाँ जा रहा है, लोगों की सुख सुविधा। आप अनाज क्यों दे रहे हैं? आप सब्सिडी दीजिए, अनाज देना बंद करके सब्सिडी देना शुरू करो। आप सब्सिडी तो खाते में, आपने कहा था हम खाते में देंगे, कहाँ दे रहे हैं? दिए कभी? आप गैस पर आपने कहा सब्सिडी देंगे, कहाँ है? मिल रही है कहीं? ये मैं कहूँगा कि धोखेबाजी की सरकार है। अब आप दूसरा मुद्दा ले लीजिए, जब जीएसटी कांग्रेस के टाइम पर आ रही थी, टोटल 12% पर सिमट रही थी। अब इन्होंने 18 और 12 किया है और 40 किया है। 40 भी तो कर दिया ना, बहुत से उत्पाद हैं जिन्होंने 40% कर दिया है। खाने पीने के भी है, पिज्जा वगैरह हैं, चॉकलेट वगैरह 40 कर दिया। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि एक हाथ से जहाँ देने की बात करते हैं, दूसरे हाथ से खसोटने की बात करते हैं। भाजपा ऐसा करती है, भाजपा सरकार है, ठीक है। अब खसोटने का जो चलन है वो अच्छा नहीं है। अपने लिए ही अपने आप ताली बजाते हैं, दूसरे का इंतजार नहीं करते हैं। जीएसटी को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो आप हमें जरूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए कि डाउन हुआ कि अप हुआ तो कितना और डाउन हुआ तो कितना। अच्छा, मैं लक्सर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। लक्सर विधानसभा की जो कंडीशन है, क्योंकि संजय गुप्ता जी अब इसकी अभी प्रिपरेशन तैयारी यहाँ पर अब फिर से उस अंदाज में करना शुरू कर चुके हैं, और तो उस और आपकी जो काम है, जो काम करने तौर तरीके हैं, आपको क्या लग रहा है कि आप जो है सीट, और चूँकि दूसरी जो पार्टियाँ लड़ेंगी, वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, कई बार नहीं होता है, तो वो हो पाएगा, बच पाएगा? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ने आया 2020-21 में, यहाँ संजय गुप्ता विधायक था, बीजेपी की सरकार थी, बिल्कुल, और धामी जी सीएम थे। तो मैं चुनाव लड़ा हूँ और जनता ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया और मैं जीता भी हूँ। लेकिन बात होता है जब 5 साल बीत जाते हैं तो जनता जो है ना, किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बसपा के हैं, आप लक्सर में हैं, एक अलग विषय है, मगर किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार की, किसी भी व्यक्ति की जब 5 साल का टर्न हो जाता है, 5 साल 10 साल का ऐसा होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है। कई बार एक विद्रोह के नाते भी इंसान रिवर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि ये इन विधायक या इस पार्टी के साथ अब भी हमारी नाराज़गी है, हम इनके अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं। लक्सर में, अरे खानपुर विधानसभा में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिला कि हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का विरोध है, वो पार्टी छोड़ करके वो कहीं और वोट, कैडर वोट भी दे देता है। लेकिन 2-4 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वो चीज़ें बदलने भी लगती हैं। तो हो सकता है कि उस वक्त एक संजय गुप्ता जी का एक वो विरोध रहा हो, उसका लाभ आपको मिला हो, और अब वो शायद विरोध शांत हो गया हो, अब उसका लाभ उनको फिर दोबारा मिल सकता हो। देखो, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। जो मेरा विरोध है वो कितना होगा, संजय अपने विरोध कितना शांत कर पाएगा। संजय की जो लूट खसोट है वो धामी जी की आड़ में पूरी चली है, तो वो शांत नहीं होगा, वो बढ़ा है। और देखो, कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, वो
जब इंसान एक लूटता है तो वो अपने आप को मजलूम समझता है और वो फिर उसका विरोध वोट के रूप में करेगा। मैं समझता हूँ वोट तो गुप्ता के विरोध में ही जाएगी। चलिए भाई, लक्सर विधानसभा में वोट किसके विरोध में जाएगी और किसके समर्थन में जाएगी और आएगी तो किस वजह से जाएगी, किस वजह से आएगी, आप जो कुछ सोचते हैं और विधायक जी ने जो बातें कही हैं उन बातों को लेकर के क्या आप सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में खुल करके बताइए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका।